नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। वैसे तो अहम खबरें आपके सामने लेकर आएंगे और इसके अलावा इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव पर भी हमारी नजर रहेगी, लेकिन आज एक खास चर्चा इंफ्रा में आएगी। सुपर रफ्तार तो न सिर्फ होगा देश का विकास, बल्कि बढ़ेंगे रोजगार। यही वजह है कि सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में इंफ्रा के कैपेक्स का लक्ष्य पूरा करने पर जोर दे रही है। जी हां, इंफ्रा पर जोर और ग्रोथ मोड, यही हमारा आज का विषय। भारत सरकार देश की तरक्की में फुल रफ्तार लाने के लिए अब पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अहम इंफ्रा प्रोजेक्ट खर्च में तेजी लाने पर सरकार का खासा जोर है। सरकार ने मंत्रालयों को इंफ्रा खर्च में तेजी लाने को कहा है। रेलवे, सड़क, टेलीकॉम और ऊर्जा जैसे मंत्रालयों को अहम निर्देश दिए गए हैं। यही नहीं, कोयला और हाउसिंग मिनिस्ट्री को भी खर्च बढ़ाने को कहा गया है और सरकार ने केंद्र की 1700 अहम प्रोजेक्ट की समीक्षा की है। और क्या जानकारियां हैं, आखिर कैसे बढ़ेगा फोकस, कैसे बदलेगी तस्वीर, इन सभी पहलुओं को हम आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दो अहम बाइट सुनवाते हैं, दो अहम रिएक्शन सुनवाते हैं इंफ्रा को लेकर। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने टाइम्स ग्रुप के कॉन्क्लेव आईईसी में क्या कहा, वहीं वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इंफ्रा प्रोजेक्ट पर क्या बयान दिया। इसके बाद हम चलेंगे अपने सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी के पास। दिल्ली देहरादून उसके 2 पैकेज पूरे हुए हैं। अक्षरधाम से पूरा एलिवेटेड रोड है और उसका इनॉग्रेशन एक 15-20 दिन में पीएम साहब को निमंत्रित किया, उनके द्वारा किया जाएगा। एक कालिंदी कुंज वाला 10,000 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट है जो फरीदाबाद के पीछे से है। मुझे दिल्ली का थोड़ा नाम कम मालूम है। वो बड़ा सुंदर है, नाले में एलिवेटेड रोड बनाकर एक पिलर पर 2-2 रोड करके उसको लाया है, वो भी सुंदर है। वो भी पीएम साहब 15 दिन 20 दिन में पूरा करेंगे। और ये जो देहरादून है वो 3 महीने में होना चाहिए, ऐसी कोशिश है। तो दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में होगा। फिर एक मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे को एक हमने एक बीच में रोड बना है, वो पूरा होगा 1.5-2 महीने में। तो दिल्ली जयपुर 2 घंटे में होगा और दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, कटरा 6 घंटे में, श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से मनाली 7 से 8 घंटे में और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, बेंगलोर से चेन्नई 2 घंटे में और अभी मेरठ तो दिल्ली हो गया 4 घंटे का 45-50 मिनट में। फिर मैसूर से बेंगलोर हो गया। ऐसे हम 36 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, जो आपका जो थीम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, कि हमारे देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट ये 14 से 16% है और चाइना की 8% है, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज की 12% है। मैं विश्वास के साथ ये टारगेट मैंने रखा है और जो टारगेट मैं रखता हूँ लगभग वो पूरा होता है। तो 2 साल के अंदर इंडिया की लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट में यानी 9% पे आएंगी। अगर ये 9% पे आएगी तो 7% हम कम होंगे, तो एक्सपोर्ट में हमारा एक्सपोर्ट 1.5 गुना होगा और हम और कॉम्पिटिटिव बनेंगे। अक्टूबर 2024 तक अगर देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब तक इन सारे 2-3 विषयों पर 8.21 लाख करोड़ रुपए की लागत से 32,920 किलोमीटर का निर्माणाधीन है। और जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2047 में भारत को हमें विकसित राष्ट्र बनाना है, उसको भी ध्यान में रख करके लॉजिस्टिक क्षमता, रोड नेटवर्क को बढ़ाने के लिए अभी से प्लानिंग हमारी सरकार कर रही है कि 2047 में हमें किन किन चीजों की, कितनी सड़कों की, कितनी लॉजिस्टिक की आवश्यकता पड़ेगी, उस पर सरकार का विशेष फोकस है। अगर नगर विमानन की बात करें, जो पहले कहीं 2014 में 74 एयरपोर्ट हुआ करते थे, आज बढ़ करके वो 158 एयरपोर्ट हमारे देश में हुए। तो पूरी तरह से एक एग्रेशन नजर आ रहा है सरकार के तमाम मंत्रालयों की ओर से और कोशिश यही है कि इंफ्रा को किस तरह से और बड़े स्तर पे, एडवांस स्तर पे पहुंचाया जाए। इंफ्रा कैपेक्स का लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार ने मंत्रालयों को आखिर क्या निर्देश दिए हैं, ये बता रहे हैं मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, सरकार के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें बढ़ोतरी की जाए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उसके जो बॉटलनेक्स हैं उसको दूर किया जाए ताकि
कैपेक्स का जो मोमेंटम है उसमें तेजी आए। जैसे कि आपको पता है कि वित्त वर्ष 2025 के लिए सरकार ने जो कैपेक्स का टारगेट तय किया है वो है 11.11 लाख करोड़, लेकिन इस वक्त करीब करीब 42-43% के आसपास ही इस टारगेट को अचीव किया जा सका है। और इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है, जो कि सरकार ने कंफर्म भी किया है, कि इस साल लोकसभा के चुनाव थे, जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट्स की जो मशीनरीज थी वो इलेक्शन के प्रोसेस में लगी हुई थी, और उसकी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिली। लिहाजा जो कैपेक्स टारगेट है उसमें इस वक्त कमी देखने को मिल रही है। हालांकि आज MOS फाइनेंस पंकज चौधरी मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, और उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बात की संभावना है कि दूसरी छमाही में कैपेक्स ग्रोथ में तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो बॉटलनेक्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको दूर किया जा रहा है। इनफैक्ट मिनिस्ट्रीज को भी इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि जो की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाए, कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको जल्दी कंप्लीट किया जा सकता है, जो बॉटलनेक्स हैं राज्यों में या फिर दूसरे जगह पे उसको दूर किया जा रहा है। और कोशिश ये की जा रही है कि जो सेंट्रल सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें तेजी लाई जाए। और कैपेक्स की जहां तक बात है तो सरकार के ये प्रयास हैं कि इस साल वित्त वर्ष के आखिर तक जो टारगेट है उसके करीब पहुंचा जाए। तो ये एक तरीके का क्लियर इंडिकेशन उन्होंने दिया। जाहिर तौर पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के हो, रेलवेज के हो, हाउसिंग के हो, पावर, कोल मिनिस्ट्रीज के हो, उन मिनिस्ट्रीज को इस तरह के प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको कि जल्दी पूरा किया जा सकता है। करीब करीब 1900 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी समीक्षा की जा रही है, और इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि वैसे प्रोजेक्ट्स जिसमें 80% से ज्यादा काम हो चुके हैं उन प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाए और समय पर उसको पूरा किया जाए। तो ये इंडिकेशंस हैं, और जाहिर तौर पे सरकार ये चाहेगी कि जो कैपेक्स का टारगेट है अगर उसको कंप्लीट नहीं भी किया जाता है तो कम से कम उसके करीब पहुंचा जाए 90%, 95% के आसपास, ताकि जो ग्रोथ मोमेंटम है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे उसको बनाकर रखने में मदद मिल पाए। शुक्रिया करेंगे प्रकाश इस अहम जानकारी के लिए। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और हमारे साथ जाने माने इकोनॉमिस्ट मनीष गुप्ता साहब जुड़ चुके हैं। मनीष जी, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तमाम बातें तो हमने अपने दर्शकों के सामने रखी, और किन किन पहलुओं पर सरकार का फोकस है। सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि जाहिर सी बात है कि हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, उसका सीधा ताल्लुक होता है एक तरह से पूरे देश की तरक्की से, और ख़ास तौर पे जॉब क्रिएशन से। इंफ्रा को रफ्तार, कनेक्टिविटी और बाकी चीज़ों पर सरकार का फोकस शुरू से रहा है, लेकिन अब इसे एक अलग लेवल पर ले जाने की कोशिश है। यहाँ जो बात सबसे बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है वो ये है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में कुछ टाइम फ्रेम भी तय कर दिया जाएगा कि ख़ास तौर पे ऐसे मंत्रालय, चाहे रोड ट्रांसपोर्ट हो, रेल मंत्रालय हो, पावर, एनर्जी, इन सभी को स्पेसिफिकली जो है निर्देश दिए गए हैं, उनके साथ लगातार मंथन जारी है और इसको अलग स्तर पर ले जाने की कोशिश है। किसी भी ऐसे बड़े लक्ष्य को जिसको हम देख रहे हैं, उस लिहाज से आपको लगता है कि हम सही दिशा में हैं, या लगता है कि एग्रेशन अभी और आना चाहिए? मेरे हिसाब से ये एग्रेशन की शुरुआत है, क्योंकि अभी हम विकासशील देश है। अगर हमें विकसित देश बनना है तो सबसे पहले हमें इस देश की हर सड़क को अच्छा बनाना होगा। कहते हैं अमेरिका की सक्सेस का राज उसकी सड़क से निकलता है। जहां जिस देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट 14-15% हो, जहां 8% लाने का लक्ष्य हो, तो वो कहां से आएगा? सबसे पहली बात रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट। तो इसके लिए मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। सड़कों का जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरीके से बनाने, पर डे सड़क बनाने की जो रफ्तार बढ़ रही है, उसमें अभी और तेजी आने की जरूरत है। अगर हम अपने पास्ट से कंपेयर करेंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। हमें विकसित देशों की रफ्तार से कंपेयर करना पड़ेगा। तो देखिए 2020-21 में 5 लाख करोड़ का टारगेट था कि 5 लाख करोड़ का कैपेक्स है। आज 4 साल नहीं हुए पूरे और ये टारगेट 11 लाख करोड़ का हो गया। इसका मतलब है कि अगले आप 4 सालों में 2030 में टारगेट 20 लाख करोड़ का देखिए। तो इसका मतलब जब पैसे आएंगे और वो पैसे जब इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेंगे तो जनता को बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ मनी सेविंग आएगा, इन टर्म्स ऑफ बेटर लाइफ आएगा, इन टर्म्स ऑफ बेटर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आएगी, बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आएगा।
संभवतः यही वजह है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर फोकस किया, लगातार नए पोर्ट्स के इंप्रूवमेंट का काम चल रहा है, एयरपोर्ट पर काम चल रहा है, तो वहां से न केवल पैसेंजर मूवमेंट होगी बल्कि गुड्स का मूवमेंट भी होगा। और वहीं रोड अच्छे बनेंगे और साथ साथ वेयर हाउस, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश से बिहार के रास्ते में सैकड़ों आपको कोल्ड स्टोरेज मिलेंगे। वो कोल्ड स्टोरेज क्या कर रहे हैं कि जब आपके पास प्रोडक्ट ज्यादा है तो वो रुक रहा है, और जरूरत पड़ रही है तो बाहर निकल के आ रहा है। तो ये कोल्ड स्टोरेज के साथ एक नया प्रोडक्ट शुरू होगा, वो होगा कोल्ड चेन, यानी पूरी लॉजिस्टिक्स में पूरी कोल्ड चेन बनेगी। आज आज जितनी सब्जियां हम एक्सपोर्ट करते हैं उससे 10 गुना ज्यादा सब्जियां एक्सपोर्ट हो सकती हैं, लेकिन खेत से एयरपोर्ट तक लाने का जो माध्यम है उसका दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली बात सड़क और वेयर हाउस, और दूसरी चीज है कोल्ड चेन, यानी जो है वो भी एयर कंडीशनड हो। अभी सड़कें इतनी शानदार नहीं है कि उन सड़कों पर जो एयर कंडीशन ट्रक चलेंगे तो मैनेज हो पाएंगे। तो मुझे लगता है सरकार इस दिशा में और एग्रेसिवली काम कर रही है कि लॉजिस्टिक्स को, अगर रोड बेहतर हो, स्टोरेज की हमारे पास कैपेसिटी बढ़ती चले, तो वो जो हमारा प्रोडक्ट खराब हो रहा है रास्ते में, ये तो बात हुई कॉस्ट की, कॉस्ट ज्यादा लग रही है, जो प्रोडक्ट खराब हो जाता है उसकी अगर हम सेविंग करेंगे, अगर हमारा 12% का मेटेरियल खराब हो रहा है, अगर वो परसेंटेज घट के 7% पे आ जाए तो हम 5% इफेक्टिवली सेविंग कर लेंगे। तो मैं समझता हूं ये एग्रेशन जो लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्टेशन में हो रहा है, ये इसमें भी और धार देने की जरूरत है। मुझे लगता है प्राइवेट सेक्टर को और लाने की जरूरत है। और जाहिर सी बात है कि हमें थोड़ा, जिस तरह से आप मनीष जी कह रहे थे, कि थोड़ा क्रिटिकल होकर भी देखने की आवश्यकता है। हम जिन बड़े लक्ष्यों के लिए आगे बढ़ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें और रफ्तार बढ़ाने की आवश्यकता है। एक चीज़ और है मनीष जी, इंफ्रा तो ठीक है, लेकिन जब बात आती है कंज्यूमर की, जैसे हम एयरपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, हवाई सेवाओं की बात कर रहे हैं, कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जब वहां पर कंज्यूमर की बात आती है तो वहां पर सबसे बड़ा आती है बात कॉस्ट की। अगर हमें लोगों को हवाई यातायात से जोड़ना है, हमें लोगों को शायद अपग्रेड करना है कम्युनिकेशन के मामले में, हमें लोगों को अपग्रेड करना है टेलीकॉम के क्षेत्र में, जाहिर सी बात है भारत जैसे देश में, क्योंकि आदमी अगर यहाँ पर एक कार भी लेने जाता है तो सबसे पहले उसकी क्वालिटी नहीं, पहले दाम पूछता है। देखिए, आपकी बात सही है पांडे जी। आप इस बात को ऐसे समझिए कि एक जमाना था जब किंगफिशर एयरलाइन ने 2-2 हजार रुपए में दिल्ली मुंबई, दिल्ली पुणे, दिल्ली जो है बेंगलुरु की शुरुआत की थी। अगर आप कॉस्ट इफेक्टिव रहेंगे तो आप सस्टेन कर जाएंगे, लेकिन अगर आप मार्केट के कंपटीशन को खत्म करने के लिए अगर आप सस्ते में बेचेंगे तो आप तभी सक्सेसफुल होंगे जब आपके पास जियो जैसी स्ट्रेटेजी है। यानी आपने पहले फ्री में किया, धीरे धीरे आप इतनी कॉस्ट पर ले आए कि आप वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी हो जाती है। ये बात सही है कि आदमी को यहाँ पे कॉस्ट का कंसर्न है, लेकिन धीरे धीरे लोगों की एक्सपेंडिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, और वो तब बढ़ती है जब सिस्टम हमारा सेट हो जाता है। देखिए, जब कोई नया सेटअप बनता है, जो कोई नया घर बनता है, मैं घर से एग्जांपल दूंगा, तो उस समय पानी की टंकी में पानी भरने की भी कॉस्ट है, नई लिफ्ट चलाने की भी कॉस्ट है, पहली बार किचन में घुसने की भी कॉस्ट है। लेकिन जब वो एक बार सिस्टम ऑपरेट हो जाता है, एक बार सिस्टम चलने लगता है, तब हमें लगता है कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो चुकी है और अब हम बेटर पैसे पे करेंगे। देखिए, हवाई यातायात में, रेल यातायात में क्या फर्क है? हवाई जहाज में 4,000 रुपए लगते हैं, रेल में 1,500 में काम होता है। लेकिन जिस दिन आदमी को ये लगेगा मैं आज 12 घंटे की जगह 2 घंटे में पहुंचना चाहता हूं और ये मेरे 8 घंटे में मैं 6,000 कमाऊंगा, तो उस दिन वो एयरपोर्ट की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें कॉस्ट पर ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन उससे ज्यादा पृथ्वी की आय बढ़ाने की जरूरत है। इंसान के लाइफ स्टाइल के साथ साथ उसकी अर्निंग बढ़ने की जरूरत है, और ये लगातार हो रहा है। देखिए, अर्निंग किसान की भी बढ़ रही है, चीजें महंगी भी हो रही हैं, लेकिन अगर किसान और मजदूर की इनकम बढ़ रही है तो अब हमें ये देखने की जरूरत है महंगाई का उससे ताल्लुक हो, लेकिन बीच में जो मिडिल मैन है उसका रोल कम से कम हो। अगर मिडिल मैन का प्रॉफिट का मार्जिन अगर 5% से नीचे रहेगा तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर और फार्मर वर्सेस कंज्यूमर में ज्यादा डिफरेंस अगर नहीं होगा तो ये इकोनॉमी का इंप्रूवमेंट माना जाएगा। लेकिन अगर पता लगे कि फार्मर प्रोड्यूस कर रहा है, मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस कर रहा है 40 रुपए का माल और वो कंज्यूमर को मिल रहा है 100 रुपए का, और इसका जो बीच का मार्जिन है वो मार्केटिंग एजेंसीज और जो मिडिल में ले जा रहे हैं, वहां कंसर्न है।
आज की स्थिति में जिस तरीके से मीडिया का टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट हो चुका है, मिडिलमैन का रोल लगातार घटता जा रहा है। ऐसे में कॉस्ट के कंसर्न लगातार घट रहे हैं। देखिए, जहां आदमी आज की डेट में आदमी रेट पूछता था, बार्गेन करने जाता था, वहां आज शॉपिंग का पैटर्न लगातार ऑनलाइन होता चला जा रहा है। वो लोग बिल्कुल। पहले ही कॉम्पिटिटिव प्राइस रखते हैं, और जिस कंपटीशन की आप बात कर रहे हैं उसके पास पूरा संसार है, विकल्प का एक पूरी दुनिया खुली हुई है। साहब, अगर आप नहीं सही कॉस्ट दे रहे हैं या आप मुझे सहूलियत के साथ नहीं दे रहे हैं तो मेरे पास और भी विकल्प हैं। एक चीज और सर मैं आपसे समझना चाहूंगा कि कितना इंपॉर्टेंट है हमें और ज़्यादा जो टूरिज्म सर्किट हैं उन्हें डेवलप करना। मैं इसे एक एग्जांपल के तौर पे देख रहा हूँ। हाल ही में मैं गुजरात भ्रमण में था। वहाँ पर जब लोगों से मैंने बात की तो वहाँ पर एक बात समझ में आई कि बहुत से ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर पहुँचना थोड़ा सा चैलेंजिंग हुआ करता था। आज वो शायद ओवरब्रिज हों या बहुत छोटे छोटे पहल हों, उसकी वजह से वहाँ पे कनेक्टिविटी तो बढ़ी है, साथ ही वहां पे लोकल लेवल पे जिसकी बात आप कह रहे हैं कि लोगों की जेब में पैसा जाना चाहिए, वो लोकल लेवल पे भी रोजगार बढ़ा। आपको लगता है कि ये जो टूरिज्म सर्किट है या जिस धार्मिक पर्यटन की हम बात कर रहे हैं, ये सब उसमें एक बड़ा फर्क पैदा कर सकते हैं? निश्चित रूप से फर्क पड़ता है। आप समझिए, गुजरात की जो सक्सेस है उसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल है। देखिए, कहने को गुजरात में कोई ऐतिहासिक हिस्टोरिकल मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जैसे एक स्टैचू बनी है ना, वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू बनी, उसने एक बहुत बड़ा सेक्टर क्रिएट कर दिया वहां पे डेवलपमेंट का। आज से 20 साल पहले अगर हम देखें तो हमारे पास बनारस और आगरा के अलावा यूपी में कोई जगह ही नहीं थी टूरिज्म के लिए। लेकिन अब अगर हम कंपेयर करें गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये लोग कैसे डेवलप करके टूरिज्म में है, कैसे मध्य प्रदेश लगातार विज्ञापन और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे डेवलप कर गया और फोकस ऑन दी क्लीनिंग, मार्केटिंग, बहुत सब चीजों पे काम किया। कैसे ये 3 सेट सिर्फ टूरिज्म के सहारे आगे चले गए? ये काम बिहार में हो सकता है। बिहार में इंटरनेशनल टूरिस्ट आने की सबसे ज्यादा संभावना है, बुद्धिस्ट सर्किट वहां पर है। महाराष्ट्र में इंटरनेशनल टूरिस्ट सिर्फ बिजनेस के लिए आता है, लेकिन वो लीजर के लिए नहीं आता है। वो लीजर के लिए उत्तर प्रदेश में आ सकता है अगर कुंभ और भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। आगरा का ताजमहल के अलावा अब नए नए एरिया डेवलप हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए न केवल रोड बल्कि वहां एंटरटेनमेंट फैसिलिटी डेवलप हो, लोकल ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हो और बड़े बड़े होटल बने। और देखिए, आगरा कभी डेवलप इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि दिल्ली वाले, होटल इंडस्ट्री वाले चाहते थे कि जो टूरिस्ट आए वो दिल्ली में रुके और आगरा जाए और लौट के आ जाए। लेकिन जैसे ही आगरा में बड़े 5 स्टार होटल बनने शुरू हुए, नतीजा क्या निकला? लोकल टूरिस्ट आगरा में रुकने लगे। तो जैसे जैसे होटल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट बढ़ेगा, जिस तरह टूरिस्ट फैसिलिटीज क्रिएट होंगी, ये सेट डेवलप कर जाएंगे। और जैसा कि एक बार मोदी जी ने कहा था ना, काशी टू क्योटो, जैसे क्योटो एक रिलीजियस सिटी है, ऐसे अगर हम अपने सिटीज को, चाहे वो अजमेर हो, चाहे वो अयोध्या, मथुरा, काशी हो, या उज्जैन हो, या है ना इंदौर हो, इन सब सिटीज को भी रिलीजियस सिटीज के तौर पर डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे प्रयागराज है, तो वहां से जो रेवेन्यू आएगा ना वो इनॉर्मस होगा, और वो वापस कहाँ जाएगा? वापस उस सिटी के, उस स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में जाएगा, जिससे कि मनी को लगातार सर्कुलेट होगा, एक एंड से दूसरे एंड, दूसरे एंड से तीसरे हैं, और डेवलपमेंट होगा। मुझे लगता है मोदी जी का यही प्लान है 2047 के लिए। चलिए अब जरा चुनौतियों की बात कर लें। क्या वो चैलेंजेस आप देखते हैं या जहां सुधार की ज्यादा आवश्यकता है, जहां हम मात खा रहे हैं, जहां पर कहीं ना कहीं हमें रोड ब्लॉक फेस करने पड़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहला रोड ब्लॉक है लोकल पॉलिटिक्स। अब बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। दूसरा फेस है करप्शन, और तीसरा चैलेंज है ब्यूरोक्रेसी। ये मेजर चैलेंज है। अब पहली बात ये लोकल पॉलिटिक्स ये है कि जिस जन नेता के अंडर में काम हो रहा है, उसके विरोधी, चाहे वो उसकी पार्टी के हो या किसी दूसरी पार्टी के हो, वो ये चाहेंगे ही नहीं, या उसके क्षेत्र के ना हो, दूसरे क्षेत्र के हो, वो चाहेंगे ही नहीं कि इस क्षेत्र का डेवलपमेंट इनके नाम से हो, वरना अगली बार टिकट मुझे मिलेगी। अगले साल विधानसभा के चुनाव होने, तीसरा निगम पार्षद के चुनाव होने, चौथा साल कम्युनिटी के चुनाव होने। तो इस बार बार के चुनावों में वो डेवलपमेंट में डिले होती है। तो एक बड़ा चैलेंज है
इसकी वजह से बार बार लोगों को खुश करने पर जनता के नेताओं का लोगों को खुश करने पर ध्यान लगा रहता है। नतीजा ये होता है कि चुनावी रेवड़ियों पर लाडली बहना, लाडली भुइयां योजना, बहन योजना, एक महिलाओं को 1000 फ्री ट्रांसपोर्ट, फ्री सिलेंडर, ये सब चलने लगता है। होना क्या चाहिए, ये सब पैसा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगेगा तो पूरे देश के मानो मेडिकल फ्री हो जाएगा, पूरे देश के लिए रोटी की व्यवस्था फ्री हो जाएगी। और वो चुनावों की और लोकल पॉलिटिक्स, बार बार चुनाव और लगातार इस तरह की तुष्टीकरण की नीति पहला रोड ब्लॉक है। दूसरा रोड ब्लॉक है अफसरशाही। अफसरशाही है जहां एक प्राइवेट कंपनी में चुपचाप मैटर को ईमेल पे लाके 17 लोगों को मेल में कॉपी करके एक एक इश्यू को मेल करते हैं, फटाक से एक डायरेक्शन आया, जूम मीटिंग की, फटाफट से फैसले लिए, रिकॉर्ड किए, सर्कुलेट किए और डिसीजन ले लिया। अफसरशाही में एक एक फाइल एक एक टेबल पर महीनों, हफ्तों और सालों पड़ी रहती है, डेवलपमेंट होते नहीं है। मोदी जी ने इस दिशा में काम किया है, लेकिन अभी और तेजी से काम होने की जरूरत है। ये बहुत अहम बात आपने कही है। शायद हमें अगर हम इंफ्रा और बाकी चीज़ों में अपग्रेड हो रहे हैं तो थोड़ा इन रोड ब्लॉक्स को भी हटाने की बहुत आवश्यकता है। हमें थोड़ा सा अपने प्रति थोड़ा और हार्श होना पड़ेगा, तब जाकर हम बड़े लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे। शुक्रिया करेंगे मनीष जी, बड़ी अच्छी चर्चा रही। आगे भी इस तरह की चर्चाओं में हम आपको आमंत्रित करते रहेंगे। धन्यवाद अपना समय देने के लिए। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब जरा बात करते हैं बाजार की। जी हाँ, बाजार आज शानदार रिकवरी के साथ बंद हुआ। निफ्टी 220 अंक चढ़कर 24,768 पर बंद हुआ, तो वहीं बैंक निफ्टी 367 अंक चढ़कर 53,584 पर बंद हुआ। आज के बाजार के साथ ही हफ्ते भर बाजार का हाल बता रहे हैं मेरे सहयोगी अंश भीलवार। तो निफ्टी का ये चौथा हफ्ता है लगातार खरीदारी का। स्पेशली निफ्टी जो 24,700 के ऊपर निकला, ये काफ़ी पॉजिटिव साइन है, क्योंकि पूरे हफ्ते निफ्टी ये 24,700 लेवल पे रेजिस्टेंस लेता आ रहा था, जो कि 100 DMA का लेवल भी है। अब अगर हम दूसरे ब्रॉडर इंडिसेस की बात करें तो मिड कैप का भी ये चौथा हफ्ता था लगातार खरीदारी का, तो यहाँ पे भी एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ नजर आता है। अब अगर हम सेक्टोरल इंडिसेस की बात करें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स टॉप सेक्टोरल गेनर था, साथ ही साथ एक लौता इंडेक्स है जिसने रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे हम देखें तो रुपी जो रिकॉर्ड लो के पास ट्रेड कर रहा है, वो आईटी इंडेक्स को काफ़ी सपोर्ट दे रहा है। इसके साथ साथ हम दूसरे इंडेक्सेस देखें तो निफ्टी रियल्टी, निफ्टी मेटल और निफ्टी बैंक का भी ये चौथा हफ्ता था लगातार खरीदारी का। अब अगर सेक्टर लूजर्स की तरफ देखें तो यहाँ पे निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी फार्मा, निफ्टी ऑटो जैसे इंडेक्सेस नजर आ रहे हैं, जिनमें 3 हफ्ते से खरीदारी हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पे ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुनाफा वसूली दिख रहा है। इसके साथ साथ निफ्टी एफएमसीजी देखें तो ये दूसरा हफ्ता है लगातार बिकवाली का, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा बेरिश सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आ सकता है अगले हफ्ते के लिए। अब अगर ओवरऑल मार्केट देखें तो पॉजिटिव ही रहा है। निफ्टी जो 24,700 के ऊपर बंद हो, वो काफ़ी पॉजिटिव साइन है। अगर अगले हफ्ते भी ये 100 DMA जो कि 24,700 इसके ऊपर टिका रहा, तो मैं अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। इस अहम जानकारी के लिए बढ़ते आगे और लेकर आते हैं 5 का पंच, जहां मेरे सहयोगी रविंद्र आपको बताएंगे किन शेयरों और सेक्टर ने लगाया एक्शन भरा पंच। 5 के पंच में बात करेंगे 5 ऐसे स्टॉक्स पे जिस पर आज जो है एक्शन देखने को मिला है। तो सबसे पहले बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की, जहां पर कंपनी ने इन्वेस्टमेंट प्रेजेंटेशन रिलीज़ किया है और कंपनी का कहना है कि अगले 3 साल का कैपेक्स प्लान जो है 50,000 करोड़ से 55,000 करोड़ पर रहेगा, और जो एक्सपेक्टेड कैपेक्स है H2 FY25 का वो 8 करोड़ का है। इसी के साथ साथ कंपनी का कहना है कि रीजनेबल रिटर्न जनरेट करने के लिए और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के सपोर्ट के लिए फर्दर प्राइस अपटिक की ज़रूरत पड़ सकती है। अगला जो स्टॉक है वो इंडस टावर, जहाँ पर कंपनी ने जो है पावर परचेस एग्रीमेंट साइन किया है JSW एनर्जी 8 लिमिटेड के साथ, जिससे कि इंडस टावर जो है उसमें 38.3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है 26% स्टेक इन SVP में फॉर सोलर एनर्जी प्रोक्योरमेंट के लिए। अगला जो स्टॉक फोकस में रहा है वो अशोक लीलैंड, जहाँ पर कंपनी को जो है 1475 पैसेंजर बस के सप्लाई के लिए ऑर्डर मिला है, और जो कॉस्ट है इस ऑर्डर का वो 356 करोड़ का है, और जो एग्जीक्यूशन टाइम पीरियड है इस ऑर्डर का कंप्लीट करने के लिए वो दिसंबर 2024 से मई 2025 का है। इसी के साथ साथ अशोक लीलैंड ने आज जो है अपने कमर्शियल व्हीकल के एंटायर सेगमेंट का जो है प्राइस हाइक किया है 3% से, और जो ये प्राइस हाइक है वो जनवरी 2025 से इफेक्टिव होगी। अगला जो स्टॉक फोकस में थे वो सीमेंट स्टॉक्स, जहाँ पर जेफरीज ने अपनी नोट निकाली है सीमेंट स्टॉक्स पर, और उनका कहना है कि डीलर ने कंफर्म किया है कि जो प्राइस हाइक है वो 8 से 12 रुपीज़ पर बैग
पर जो है प्राइस हाइक देखने को मिला है दिसंबर और जनवरी में, जो कि 3% है मंथ ऑन मंथ। और जो डिमांड ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं थोड़ी इम्प्रूव होती हुई दिख रही है, और इम्प्रूवमेंट इन गवर्नमेंट कैपेक्स के चलते आगे जाके भी जो है Q4 में हमें जो है अच्छी डिमांड देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ जेफरीज का जो टॉप पिक है वो अल्ट्राटेक सीमेंट और जेके सीमेंट है। अगला जो स्टॉक फोकस में था इंडियन ऑयल, जहाँ पर जेफरीज ने नोट निकाली है इंडियन ऑयल पर, और उन्होंने जो है स्टॉक को अपग्रेड किया है बाई, जो उन्होंने पहले होल्ड की रेटिंग दी थी, और टारगेट प्राइस जो है 185 का रखा है। जेफरीज का कहना है कि कैपेसिटी क्लोजर के चलते रिफाइनिंग जो है उसमें स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है CY 2025 में, और जो डिमांड है वो आगे जाके हेल्दी रह सकती है। इसी के साथ साथ जेफरीज का कहना है कि जो पिछले 3 महीने में जो 20% का करेक्शन देखने को मिला था, उसके चलते जो है रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल देखने को मिल रहा है। शुक्रिया करेंगे रविंद्र आपका इस अहम जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।